मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ ऊपर, चैप्टर नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ये इसका थर्ड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है जाके देख लें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इस वजह से। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट में किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार। देखो, इसको वीटो पावर भी बोलते हैं और निषेधाधिकार भी बोलते हैं। अच्छा, इन बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे उनको वीडियो कहाँ मिलेगी? एक आइकन बटन पे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और एक डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 15 सदस्य हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है 5 और दूसरा है 10। ये जो 5 है स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 है वो अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य वो हैं जो जिनको वीटो पावर मिली हुई है, यानी कि विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेष अधिकार मिला हुआ है। ठीक है? और जो 10 है वो अस्थायी सदस्य, जो फिक्स नहीं है, हर 2 साल में चेंज होते हैं। अब ये जो 5 सदस्य हैं, इनको वीटो पावर मिली है। वीटो पावर है क्या? सपोज जैसे कोई मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है, ठीक है, उस पर फैसला लेना है, तो ये सुरक्षा परिषद में आता है, जहाँ पे 5 देश और 10 देश मिलकर इस चीज पे फैसला लेते हैं। तो अगर उसमें क्या होता है कि अगर किसी मुद्दे पर इन सभी में से, यानी कि टोटल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है, तो 15 में अगर 10 इन्होंने स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है कानून बनना चाहिए, और 4 इनमें से स्वीकृति दे दी, लेकिन एक को मंजूर नहीं है, यानी कि 10 और 4 कितने हो गए, 14। यानी कि 14 लोगों ने मंजूरी, 14 सदस्यों ने मंजूरी दे दी कि यहाँ ये मुद्दा क्या है, ठीक है। लेकिन अगर एक देश को ये मुद्दा अच्छा नहीं लगता, इन पांचों की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा, इन पांचों की बात कर रहा हूँ। इन पांचों देशों में से अगर किसी को भी ये मुद्दा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या असहमत है, तो उस स्थिति में ये अपने वीटो पावर का यूज करके इस मुद्दे को पारित होने से रोक सकते हैं। यही है विशेषाधिकार, या फिर बोल सकते हो निषेधाधिकार। ठीक है, वीटो पावर या फिर निषेधाधिकार इसे ही बोलते हैं कि किसी भी मुद्दे पर निषेध करते हैं। निषेध मतलब रोकना ही होता है, तो यही चीज है। यानी कि कोई भी मुद्दे पर अगर इन 5 सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी बोल देता है कि ये चीज पारित नहीं होना चाहिए, तो वो चीज पारित नहीं होगा। यही बात है। तो यही लिखा है कि निषेधाधिकार या वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण शक्ति है। दूसरा, निषेधाधिकार का अर्थ स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना है। ठीक है, यानी कि पास नहीं हो सकता अगर किसी ने भी इसके खिलाफ स्वीकृति दे दी तो। आगे तीसरा, इसका अभिप्राय है यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक एक सदस्य एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरुद्ध में वोट डाल देता है, तो वह प्रस्ताव क्या होता है, पारित नहीं होता है। अगर इन पांचों में से कोई एक भी इस पे असहमत है, तो वो समझ लो कि वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। बेशक उस पे बाकी बाकी स्थायी सदस्य देशों और अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति दे रखी हो, पर वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब मैंने बताया ना कि बेशक ये अस्थायी सदस्य राजी हो और जो 4 सदस्य हैं ये भी राजी हो, लेकिन अगर इनमें से कोई एक सदस्य इस चीज पे राजी नहीं है, तो वो वीटो पावर या निषेधाधिकार का यूज करके उस क्वेश्चन को रोक सकता है। अब देखो, ये जो चीज आपको समझ में आ रहा है, इसमें कई सारी डिसएडवांटेज आपको नजर आ रही हैं। जैसे कि अगर 14 सदस्य राजी हैं, अगर एक नहीं है, तो क्या ये फैसला गलत है? ठीक है, इसको रोका जा सकता है। तो ये तो उनके उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो एक व्यक्ति जो इस चीज को रोक रहा है, वो उससे मिला हो, है ना? तो यही चीज है, ये सारी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर जब शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ था, तो इन्हीं सब मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि शीत युद्ध के बाद सभी देशों ने यूएनओ के सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। जैसा कि आप देख रहे हो कि इतनी सारी डिसएडवांटेज है, इन चीजों की सुधार करने की मांग की। आगे,
सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई। यानी कि जैसे प्रतिनिधित्व देख रहे हो ना, 14 का सपोर्ट मिला है लेकिन एक का नहीं मिल रहा है, तो वो फैसला नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें बराबर के प्रतिनिधित्व देने का भी एक मसला आया है। ठीक है, और इसके अलावा सभी देशों को जो उस लायक है उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर रखने का या चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका वीटो पावर और निषेधाधिकार। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। न्यायाधिकार का मतलब होता है कि जो इसके जस्टिस पावर है ना, उसके बारे में बात हो रही है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वजूद का मतलब होता है कि वजूद का मतलब ये होता है कि कितना टाइम वो टिका हुआ है। तो यानी कि जैसे आपको पता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वजूद के 60 वर्ष पूर्ण किए, तो 60 वर्ष, इसमें 60 प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2005। तो आगे देखते हैं, 60 वर्ष पूर्ण किए तो इसके सभी सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने हेतु 2005 के सितंबर में एकत्रित हुए। यानी कि 45 वर्ष में 1945 में मतलब ये आया था, और 60 साल बाद यानी कि 2005 में सारे लोग इसके सालगिरह मनाने के लिए एकत्रित हुए, सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, इन बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब होता है वैल्यूबल, ठीक है, बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, और इन पे फैसला किया। जैसे कुछ चीजों पे इन्होंने डिस्कस किया कि ये चीज होना चाहिए। जैसे शांति संस्थापक आयोग का गठन, यानी कि जिसकी वजह से शांति स्थापित हो पाए। दूसरा, अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में नाकामयाब हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की मंजूरी। अगर कोई देश है जो अपने नागरिकों में मतलब अत्याचार को नहीं बचा पा रहा है या नाकामयाब हो रहा है, तो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, जो बिरादरी देश हैं, उस चीज को सपोर्ट करें। ठीक है ना। आगे तीसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करें। चौथा, मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि हजारों वर्ष के विकास का लक्ष्य रखें। यानी कि सभी देश क्या करें, हजारों वर्ष के विकास का लक्ष्य रखें। और आगे क्या है, आतंकवादी की आलोचना करें। ठीक है, और एफ पॉइंट क्या लिखा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि जो यूएनओ का जो अंग है, न्यायिकता परिषद, इसको खत्म करने पर सहमति हुई। यानी कि जब 60वां सालगिरह मनाया जा रहा था, उस टाइम पे इतनी सारी बातों पर बात विमर्श हुआ। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या निकल के आती है कि इन सब मुद्दे पे बात तो हुआ, लेकिन बहुत सारे जो देश थे इन मुद्दों को लेकर कंफ्यूज थे। जैसे शांति संस्थापक आयोग की गठन करना। अब इसका काम क्या होगा कि ये देखना कि कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, किन देशों में शांति बनी हुई है, किन देशों में शांति नहीं बनी हुई है। अगर नहीं बनी हो तो उसको शांति में स्थापित करना। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, एक जैसे कमांड तो हो नहीं सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में शांति संस्थापक आयोग का गठन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोल रख पाए। ठीक है, इन मुद्दों पर विचार विमर्श यानी कि कंफ्यूजन था। आगे, अगर कोई राष्ट्र जो है अपने नागरिकों के अत्याचारों को बचाने में नाकामयाब हो जाता है, तो उस टाइप की बिरादरी जो देश है, ठीक है, ये उसका उत्तरदायित्व लेगी। तो कौन से बिरादरी देश हैं जो इसको उत्तरदायित्व लेंगे। ठीक है, इस बात पे कंफ्यूजन थी। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, कौन किस टाइप के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो उस टाइम पे मानवाधिकार परिषद उस पर एक्शन लेगी। किस टाइप के अधिकार का हनन हो रहा है, इन सब चीजों पर कंफ्यूजन था। ठीक है, इसके अलावा हजारों वर्ष का जो विकास का लक्ष्य है, इसका कौन सा मापदंड है, ठीक है, किस हिसाब से डेवलपमेंट करना है, इन सब चीजों पर कंफ्यूजन था। आतंकवाद की आलोचना। अब देखो, आतंकवाद आप बोलते किसको हो, ठीक है, यानी कि देश ये सोच रहे थे कि आतंकवाद कौन होते हैं। तो जैसे आप सोचते हो कि अगर आप देखते हो कि है ना, न्यूज पे दिखाता है कि आतंकवादी ने हमला कर दिया, या हमारे सैनिकों को मार दिया, या हमारे सैनिक आतंकवादियों को मार दिया। तो आतंकवादी का मेन डेफिनेशन क्या होता है, किसको आतंकवादी बोलते हैं। ठीक है, इन सब मुद्दे पर बात विमर्श होना। ठीक है, इन पे कंफ्यूजन थी। ट्रस्टीशिप काउंसलिंग को खत्म करने में ये इन पे कुछ की सहमति थी, कुछ की सहमति नहीं थी। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि इन सारे मुद्दों को रखा गया, लेकिन इन पे कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, और आगे चल के हुआ तो सारा चीज,
लेकिन कुछ कुछ चीजों में कमियां देखने को मिली। ठीक है, तो यही लिखा है। नोट करने वाली बात क्या है कि इन सभी मुद्दों को लेकर सभी देशों में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे विश्व में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर झगड़े होते रहते हैं। शांति संस्थापक आयोग किन किन मुद्दों में हस्तक्षेप करेगी? ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला बताया, ये वाला पॉइंट, तो यही चीज है। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार की बात चल रही है उसमें भारत का क्या मत है, भारत का क्या पक्ष है। तो भारत भी चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो। किन किन चीजों में सुधार चाहते हैं, इस चीज को बात करते हैं। तो पहले लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा सुधार करने के लिए भारत भी समर्थन करता है। दूसरा, भारत का विचार है कि परिवर्तित होते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती अहम दृढ़ता आवश्यक है, यानी कि कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत और दृढ़ बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा लिखा है भारत का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में जो भी बनावट है, ठीक है, जो भी इसका एजेंडा है, उनमें विकास का मसला जो है ये प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, आगे चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा के सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद की नहीं बढ़ी है। ठीक है, आम सभा का जो सदस्य है, इनकी संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों या अस्थायी सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है। आगे, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यह समतामूलक होगी तथा इसे विश्व बिरादरी का भी समर्थन होगा। अर्थ कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, तो इसमें 5 अस्थायी हैं, सॉरी 5 स्थायी हैं और 10 जो है अस्थायी हैं। तो पहले क्या था, पहले अगर बात करें 1965 में, तो उस टाइम पे जो अस्थायी सदस्य थे, इनकी जो संख्या थी 6 थी। कितनी थी? 6 थी। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि 1965 में इनकी संख्या चेंज करके कितनी कर दी जाती है? 10 कर दी जाती है। यानी कि अब टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 ये 10 ये को कितनी हो गई? 15 हो गई। और तब से लेकर अभी तक इनके सदस्यों में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला, ना अस्थायी में ना स्थायी में। ठीक है, तो यही लिखा है कि अगर इनकी संख्याओं में चेंजेस होता है तो इसकी वजह से क्या होगा? समतामूलक प्रतिनिधि मूलक होगी, यानी कि इसका मतलब यह है कि इससे समानता की भी स्थापना होगी और विश्व बिरादरी का भी अधिक समर्थन मिल सकता है, क्योंकि इसमें विकासशील विकसित हर टाइप्स के देश सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, यानी कि टोटल संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 6 थी और इनकी संख्या 5 थी, तो टोटल कितना होता था? 11 होता था। और आगे चल के इसको कन्वर्ट करके कितना कर दिया गया? 15। ठीक है, परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, 5 पहले भी था, 5 अभी भी है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में अधिकतर विकासशील सदस्य देश हैं। जो आम सभा है उसमें विकासशील सदस्य देश है, परंतु सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर विकासशील देशों को चुनना चाहिए, क्योंकि इससे निर्णयों पर असर पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो विकासशील देश है उनको रहना चाहिए, ताकि क्या है, जो भी फैसला ले सबके सहमति के द्वारा हो पाए। आगे अगर बात करते हैं तो भारत स्वयं भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भारत है ये भी यूएनओ का एक सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि भारत उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो स्थायी तौर पे आवश्यक हैं। यानी कि भारत जो है उन सभी मुद्दों को, उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि एक स्थायी सदस्य देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भारत किन किन शर्तों को पूरा करता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनने की योग्यता जो भारत पूरा करता है, क्या क्या है? जैसे कि आपको बताया, भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा मुल्क है। दूसरा, भारत विश्व की कुल आबादी का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। यानी कि भारत में विश्व की कुल आबादी की बात करें तो उसमें से 1/5वां जो हिस्सा है वो निवास करता है। कहाँ पे? भारत में। आगे बात करते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की करीब करीब सभी पहलकदमियों में हिस्सा लिया, यानी कि जितने भी एक्शन होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें भारत ने क्या किया? हिस्सा लिया है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयत्नों में भारत लंबे वक्त से ठोस भूमिका निभाता रहता है। यानी कि अगर शांति की बात किया जाए तो उसमें भारत सदैव यूएनओ का साथ देता है कि शांति
विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। आगे अगर बात करते हैं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की अ, दावेदारी दावेदारी इस कारण भी उचित है क्योंकि वह तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी कि भारत का डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से यूएनओ में ये स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए मतलब सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित तौर पर अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से पीछे नहीं हटा है। यानी कि जहाँ पे भी सपोर्ट की रही बात यूएनओ में, तो उस टाइम पे भारत सपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर बजट में पैसा देने की बात रहती है तो उस टाइम पे भारत भी सपोर्ट करता है, पीछे कभी नहीं हटता है। तो जितनी भी शर्तें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनने के लिए, भारत उन सब चीजों को पूरा करता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है जो भारत देश है, भारत देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्कृति वाले लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग कल्चर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत है वो अखंड है। ठीक है, अखंड भारत है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक अखंड देश है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भारत पूरा करता है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता हासिल होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता हासिल नहीं हो पाती है। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये टॉपिक हमारा है भारत को स्थायी सदस्यता ना बनने के कारण। ठीक है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं। तो भारत के पड़ोसी देश यह नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्यता हासिल करे। ठीक है, दूसरा, कुछ देश तो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर परेशान है कि भारत के पास परमाणु हथियार कैसे आ गए। ठीक है, आगे कुछ का यह मानना है कि भारत अगर स्थायी सदस्य बन गया तो पड़ोसी देशों के मामले में वो पक्षपात करेगा। जैसे भारत अगर स्थायी सदस्य बन जाता है तो आसपास के जितने भी जो देश हैं, ठीक है, तो इनके मामलों में पक्षपात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भारत की इनसे नहीं बनती है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन हमेशा से भारत सबका सपोर्ट करता है। चाहे जैसे आप देख सकते हो कि जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को जब अलग कराने की बात रही, ठीक है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान से भारत लड़के, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश बना दिया गया था। तो हर एक मुद्दे में भारत सपोर्ट करता है सबकी, लेकिन ये उनकी गलतफहमियां हैं कि वो ऐसा सोचते हैं। आगे अगर बात करें तो कुछ देशों का यह मानना है कि अगर स्थायी सदस्यता में परिवर्तन हुआ तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी कि भारत के साथ साथ इन सभी देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। कुछ देशों का विचार है कि अफ्रीका और दक्षिण दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को आवश्यक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि उपस्थित सुरक्षा परिषद में यही देश शामिल नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे देश हैं, ठीक है, ये ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से इनको अवश्य रूप से शामिल करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस सरोकार को देखते हुए भारत अथवा किसी और देश के लिए समीप भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना कठिन लगता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भारत को शामिल करने की बात आई तो विभिन्न देशों ने अपना अपना तर्क रखा, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी बताया कि और भी जैसे जो देश है जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इन देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों को देखकर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि समीपी भविष्य में यानी कि नजदीकी की अगर बात करें, हाल फिलहाल की बात करें, तो उस टाइम पे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, फ्यूचर की बाद में बात करेंगे। मतलब क्या है कि समीपी तौर पे इन लोगों का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि इनको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के रीजन दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत को शामिल करना है तो विभिन्न देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ना भारत इसका स्थायी सदस्य देश बन पा रहा है, ना कोई और देश सुरक्षा परिषद के स्थायी स्थायी सदस्य देश बन पा रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या है? एक ध्रुवी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी कि जब विश्व एक ध्रुवी बन गया था तो उस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या वैल्यू थी। ठीक है,
तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही देश था, वो कौन था? सोवियत संघ देश था, क्योंकि ये हर एक चीज से भरपूर था। जो अमेरिका के पास था वो सोवियत संघ के भी पास था। लेकिन सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उस टाइम पे बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका का क्या हो गया? बोलबाला बन हो गया। ठीक है, तो अमेरिका अपने मन मुताबिक सारा काम करने लगा। तो यही लिखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक ऐसी महाशक्ति बन बैठा जिसका टक्कर देने वाला कोई देश नहीं था, इसलिए अमेरिका का बोलबाला था। अमेरिका की शक्ति पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यानी कि अमेरिका की जो पावर है उस पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तीसरे की बात करें तो अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी शक्ति के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का अनदेखा कर सकता है, क्योंकि इसके पास पावर्स बहुत हैं। आगे अगर बात करें, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया था तो उस टाइम पे अमेरिका ने 4 ऑपरेशन चलाए थे, और उसमें लगभग लगभग एक को छोड़कर बाकी 3 में यूएनओ की सहमति नहीं थी, इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने चलाया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये अपने पावर के बूतों में आकर ये सारा काम किया अमेरिका ने। आगे अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का विशेष प्रभाव है। जैसे आप समझ सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अधिकतर जो देश है वो पश्चिमी देश है, इस वजह से अमेरिका का बोलबाला है। यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान करता है वो अमेरिका ही करता है, इस वजह से अमेरिका की पावर्स है। यूएनओ की अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो यूएनओ है वो अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में स्थित है, इस वजह से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। और आगे लिखा है कि अपने हित या अपने साथी राष्ट्रों के हितों के लिए वीटो पावर का यूज करता है, यानी कि वो अपने हितों के लिए या फिर जो इसके साथी राष्ट्रीय देश हैं उनके लिए ये अपने वीटो पावर का भी यूज कर सकता है। ठीक है, और जिसकी वजह से विभिन्न देश इसकी आलोचना करते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक, जहाँ पे हमने यूएनओ के बारे में बात किया कि यूएनओ में क्या है, कैसे है, कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है, और हर एक पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है। आपके बुक से रिलेटेड एनसीईआरटी के बेस पे सारा चीज बनाया गया है। ठीक है, और हर एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया गया है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज में अगर दिक्कत है, डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस चीज को अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस चीजों को सॉल्व किया जा सके। बाकी मेरे साइड से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगता है ये डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन इतना है कि आप सारे जितने भी वीडियो जो है सारा देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।